ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का नमस्कार। आज हम बात करेंगे आपातकाल, उस आपातकाल की जो 50 साल पहले लगाया गया था। और ये घोषित आपातकाल था, लेकिन इस घोषित आपातकाल के बारे में आज तक लोगों को वह बात जानने को नहीं मिली कि आपातकाल लगा क्यों था और वो सही था या गलत था। इस बात की चर्चा इतने 50 सालों में नहीं हुई है जो आज हम आपके बीच में करने जा रहे हैं। पूरे वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और इसके बाद आपातकाल का सच क्या है इसको जानने का प्रयास करें। आज जैसे ही लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव हुआ और अध्यक्ष के चुनाव होने के बाद आज 26 जून को आपातकाल की 50 साल की बरसी मानते हुए जिस तरह से संसद के अंदर इसका उल्लेख किया गया, नवनिर्वाचित जो दूसरी बार के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं ओम बिरला साहब ने, और उसके बाद उन्होंने श्रद्धांजलि दिए जाने की बात कही कि आपातकाल के दौरान जिन लोगों की मौत हुई थी उनके लिए श्रद्धांजलि सदन द्वारा दी जाए। इसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ और सत्ता पक्ष आपातकाल के विरोध में सदन के बाहर आके नारेबाजी करने लगा और नारेबाजी करके आपातकाल को लेकर जो नेता प्रतिपक्ष बने हैं राहुल गांधी और उनके परिवार को इस आपातकाल को और संविधान को लेकर घेरने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी ने आज ये कहा कि संविधान को नष्ट करने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, उन्होंने आपातकाल लगाया था और आपातकाल की बात कहते हुए उन्होंने राहुल गांधी को और कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया। दिन भर सदन में हंगामा होता रहा और सत्ता पक्ष बड़ी मुखरता के साथ आपातकाल की बात को उठाता रहा। अब ये घटना 50 साल पुरानी है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपातकाल लगा क्यों था, इसके बारे में क्यों इतने सालों में चर्चा नहीं हो रही है। आपातकाल के कारण क्या थे, तो उसमें केवल एक कारण को जोड़ दिया जाता है कि राजनारायण जी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित किया था और उसके बाद उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए आपातकाल लगाया था। यही बात सब जगह प्रचारित होती है और यह कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने आंदोलनों को दबाने के लिए और सारे विपक्षी नेताओं को, ट्रेड यूनियन के नेताओं को, छात्र नेताओं को इमरजेंसी लगाकर जेलों के में बंद कर दिया था और उसके बाद उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाए रखा। तो ये जो आपातकाल है ये केवल इंदिरा गांधी का जो चुनाव इलाहाबाद हाई कोर्ट से अवैध घोषित हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये सुविधा जरूर दी थी कि वो सदन के अंदर मतदान नहीं कर पाएंगी और अगली सुनवाई हो ही नहीं पाई थी, और उसके पहले ये आपातकाल लग गया। अब आपातकाल क्यों लगा था इसको जानने के लिए आपको उसको कारणों को जानने की ज़रूरत होगी। आज बात अघोषित आपातकाल की भी हो रही है, बात आज आपातकाल की भी हो रही है। तो घोषित आपातकाल में और अघोषित आपातकाल में क्या अंतर था यह भी सबको जानना जरूरी है और जानना चाहिए। यदि हम 50 साल पुराने गड़े मुर्दे को उखाड़कर और आगे भी उससे सबक नहीं लेंगे तो फिर कोई काम चलने वाला नहीं है। 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाने की स्थिति बनी थी उसमें संविधान में के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लगाया गया था और इस आपातकाल को लगाने के बाद ही सरकार को ये अधिकार मिले थे कि वो कुछ समय के लिए जो मानव अधिकार होते हैं उनको स्थगित करते हुए किसी भी व्यक्ति को बिना किसी आरोप के और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए जेल में बंद कर सकते हैं। लेकिन आपातकाल के दौरान जिन लोगों को जो आंदोलन में लिप्त थे उनकी संख्या भी 5-10 हज़ार से ज़्यादा नहीं रही होगी, उनको 26 जून और उसके आसपास
जेलों में बंद किया गया था और ये आंदोलन में सारे लोग लिप्त थे। और आपातकाल की जैसी घोषणा हुई, रातों रात विपक्षी दलों के नेताओं को, छात्र नेताओं को और इंटक और जो दूसरे श्रमिक संगठन थे उनसे जुड़े हुए जो आंदोलनकारी थे, इनको मीशा कानून के अंतर्गत बंद किया गया था। इसमें इन्हें राजनीतिक बंदियों की तरह जेलों में रखा गया था और जो लोग धीरे धीरे करके माफ़ी मांग के और आंदोलन नहीं करने का बांड भर के सरकार को दे रहे थे, उन्हें समय समय पे छोड़ा भी गया। इसके साथ ही आपातकाल के दौरान मीशा में जो बंदी हुए थे लोग, उसमें तस्कर भी थे, अपराधी भी थे और ऐसे जघन्य अपराधी जो खुले में रहकर तस्करी के कामों में लगे हुए थे, अवैध काम धंधे कर रहे थे, जमाखोरी मुनाफाखोरी के धंधों में लगे हुए थे, उन्हें भी मीशा कानून के अंतर्गत बंद किया गया था आपातकाल में। तो ये बात जानना जरूरी है कि आपातकाल के दौरान जो राजनीतिक बंदियों के रूप में आंदोलनकारी थे, उन्हें तो जेलों में बंद किया गया और उन्हें राजनीतिक बंदियों की तरह सुविधा दी गई। उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाए गए, लेकिन उन्हें तब तक बंद रखा गया जब तक स्थितियां शांत नहीं हुई। अब ये हालत बने क्यों, इसके बारे में भी जानें। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस भारत पाकिस्तान के युद्ध में इंदिरा गांधी ने उस समय बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया था और एक पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्से को पाकिस्तान से अलग करके और एक स्वतंत्र राष्ट्र मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बनवा दिया था। इसकी परिणति इतनी खराब हुई कि वो 4-5 साल बहुत खराब निकले। 1971 में जब नया बांग्लादेश बना तो करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत में आए और इनको रहने का, खाने पीने का इंतज़ाम उस समय भारत सरकार को करना पड़ा। इसके अलावा जब ये पाकिस्तान का युद्ध बंद हुआ तो 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक, कमांडर और जनरल्स वगैरह को भारतीय सेना मानेकशॉ के नेतृत्व में इनसे आत्मसमर्पण कराया था। ये भूतों न भविष्य इस तरह का इतिहास था कि पाकिस्तान के 1 लाख से अधिक सैनिक, कमांडर और सारे लोग ये भारत की सेना ने आत्मसमर्पण कराकर उन्हें भारत के में बंद रखा था और कई महीने तक उन्हें केंद्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उनको देखरेख की गई, उनको रखा गया और इस युद्ध को जीता गया। अब ये बात 1971-72 के दौरान जब ये स्थितियां बन रही थीं, उसी समय 1 करोड़ लोगों का अतिरिक्त भार आ गया। उसी समय अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के कारण खाद्यान्न की कमी हुई, महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो 73 से लेकर 1975 तक लगातार देश में महंगाई, बेरोजगारी और खाद्यान्न को लेकर समय समय पर आंदोलन होते रहे। 75 में यह सारे आंदोलन हिंसक हो गए थे और जहाँ जहाँ आंदोलन होता था वहाँ लाठीचार्ज, अश्रु गैस इत्यादि का प्रयोग भी स्थिति को बनाए रखने के लिए सरकार को करना पड़ रहा था। उस समय छात्र आंदोलन 1973 से 1975 के बीच में मुझे जहाँ तक याद आता है कि 1974 में गुजरात राज्य में MBBS के प्रवेश को लेकर कोई गड़बड़ी हुई थी। उससे वहाँ एक नवजीवन करके छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई और उसकी शुरुआत के बाद उस छात्र आंदोलन की अगुवाई उस समय के सबसे लोकप्रिय नेता जयप्रकाश नारायण ने शुरू कर दी। तो 1974 और 75 में पूरे देश भर में छात्र आंदोलन चल रहे थे। महंगाई, बेरोजगारी और ये जो खाद्यान्न संकट इत्यादि थे, इनको लेकर जगह जगह आंदोलन हो रहे थे। इस आंदोलन में कर्मचारी संगठन भी बड़ी तेज़ी के साथ भूमिका से काम कर रहे थे। एक बात और मुझे ध्यान आती है कि आपातकाल लगने के कारण कौन कौन से थे। तो एक करोड़ों लोग जो बांग्लादेश के आए हुए थे, उन्हें भारत में शरणार्थी के रूप में उनका भरण पोषण करना पड़ा। पाकिस्तानी सेना के
लाखों लोग यहाँ पर कई महीनों तक पड़े रहे, उनके ऊपर सरकार को बहुत सारा खर्च करना पड़ा। उसके अलावा भी 1974-75 में जो महंगाई बेरोजगारी की समस्या आई, जमाखोरी मुनाफाखोरी की समस्या आई, तो इसको लेके जो आंदोलन शुरू हुए, तो पहली बार 22 दिन रेलवे की हड़ताल चली, 22 दिन लगातार। और उसी दौरान सारे देश के जितने भी राज्य थे, उनके जो बस फेडरेशन थे, उन्होंने भी साथ साथ हड़ताल कर दी थी। तो स्थितियां इतनी विकराल हो गई थी कि उस आंदोलन को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। 1973 में उत्तर प्रदेश में पुलिस ने भी हड़ताल कर दी थी और सेना और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसके कारण पूरे देश का जो वातावरण था वो तनाव के बीच में जा रहा था और महंगाई बेरोजगारी के कारण सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा माहौल बन गया था। इसी बीच 1975 में जब राजनारायण सिंह जी की चुनाव याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसमें सुनवाई हुई, पेशी हुई, और इंदिरा गांधी खुद प्रधानमंत्री रहते हुए हाईकोर्ट में गवाही के लिए गईं और 2 कारणों से उनका चुनाव अवैध घोषित हुआ था। एक तो उनका जो मंच बना था प्रधानमंत्री के रूप में, वो उत्तर प्रदेश की सरकार के लोक निर्माण विभाग ने बनाया था, उसका पैसा कांग्रेस ने चुकाया नहीं था। एक कारण ये था चुनाव अवैध होने का, और दूसरा कारण था कि यशपाल कपूर जो उनके निजी सहायक थे, वो उनकी चुनावी सभा में मौजूद थे। इन 2 कारणों से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए इसे निरस्त किया था। तो जैसे ये चुनाव निरस्त हुआ, उसके बाद पूरे देश भर में उनसे इस्तीफे की मांग होने लगी और जगह जगह बहुत आंदोलन होना शुरू हो गए। 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक भारी रैली का आयोजन किया गया और वहाँ सभा हुई। उस सभा में जयप्रकाश नारायण ने सार्वजनिक रूप से सेना, पुलिस और सरकार के अधिकारियों से कहा कि वह सरकार की बात नहीं माने और 29 जून को हम एक बहुत बड़ा सर्वज्ञ आंदोलन करने जा रहे हैं, उसमें सब लोग पूरे देश भर से आए। तो जब ये घोषणा जयप्रकाश नारायण ने की और देश के कई स्थानों पर आंदोलन चल रहे थे और स्थितियां इतनी विकराल हो गई थी कि उसको संभालने के लिए फिर इंदिरा गांधी ने 25 जून की देर रात या 26 जून की सुबह, मतलब 12 बजे के बाद आपातकाल की घोषणा की। और आपातकाल की घोषणा करने के बाद जितने भी लोग आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे, इनको रातों रात पुलिस ने बंद करके जेल में भेजा। और इसमें से अधिकांश लोग तो छूट गए, लेकिन जो लोग नहीं छूटे वो इमरजेंसी की घोषणा के बाद छूटे, जिन्होंने बॉन्ड नहीं भरा था। लेकिन इन्हें राजनीतिक कैदी के रूप में रखा गया। इनके ऊपर आज तक कोई मुकदमे नहीं चले, सरकार ने इनके ऊपर कोई जुर्म नहीं बनाया, मुकदमा नहीं बनाया, लेकिन आंदोलन को रोकने के लिए ये ज़रूरी था। और ये इमरजेंसी जो थी वो घोषित इमरजेंसी थी। जब तक आपातकाल रहेगा तब तक ये जो अधिकार ख़त्म किए गए थे और जो गिरफ्तारियां की गई थी, तो वो एक विशेष प्रावधान के तहत की गई थी और ये सब घोषित आपातकाल के अंतर्गत थी। बस इनमें अदालत से सुनवाई नहीं हो सकती थी, अदालत से जमानत नहीं हो सकती थी, और इसके लिए कोई अपराध होना ज़रूरी नहीं था। केवल ये आंदोलनों को नियंत्रित करने के लिए ये एक प्रक्रिया लाई गई थी। और जो स्थितियां बन गई थी, तो उसको देखते हुए जब इमरजेंसी लगी तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी हुआ। समय पर ट्रेन चलने लगी, महंगाई बेरोजगारी की समस्या से निजात मिली, लाखों लोगों को मीसा कानून में जो जमाखोर थे, मुनाफाखोर थे, तस्कर थे, गुंडे थे, बदमाश थे, इन्हें भी मीसा में बंद किया गया। जो आज मीसाबंदियों की संख्या बताई जाती है कि 1.5 लाख मीसाबंदी बंद किए गए थे, वो 1.5 लाख में मुश्किल से 8 से 10 हज़ार राजनीतिक और ये ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए या छात्र लीडर नेता थे। लेकिन बाकी के सारे लोग ये पूरे जो देश भर में बंद किए गए थे, ये जगह जगह जघन्य अपराध करने वाले लोग थे जिन्हें उस समय बंद किया गया था और ये लंबे समय तक बंद रहे। लेकिन जिन राजनीतिक कैदियों ने, छात्र नेताओं ने, ट्रेड यूनियन के लोगों ने
बांड भर के कि हम अभी आंदोलन नहीं करेंगे, तो उन्हें सरकार ने छोड़ भी दिया। और जब तक ये जेलों में रहे, राजनीतिक बंदी के रूप में रहे, इनके साथ कोई प्रताड़ना नहीं हुई और इन्हें केवल ये था कि ये जेल से बाहर नहीं आ पा रहे थे। और जो इनके परिवार के लोग थे वो ज़रूर, इसमें कई लोग इतने गरीब थे, आर्थिक रूप से विपन्न थे कि घर का मुखिया यदि जेल चला गया है तो उन परिवारों को बहुत कष्ट भी झेलना पड़ा। तो आपातकाल में कष्ट तो हुआ, लेकिन उसमें ये कहना कि सिंहासन बचाए रखने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, ये नहीं है। इसमें 73 से 75 तक की जो हिंसक आंदोलन है, घटनाएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, खाद्यान्न की कमी है, अकाल के कारण जो खाद्यान्न की समस्या बनी थी, ये प्राकृतिक कारण बने थे, ये सारे कारण उसमें बने हुए हैं। और एक जो सबसे बड़ा कारण है वो ये था कि अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे 1971 के युद्ध के बाद। तो उसके कारण भारत को कच्चा तेल, पेट्रोल, ये वो सब लेने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और इस परेशानी से इंदिरा गांधी ने बखूबी निपटा और 77 तक आते आते स्थितियां जब नियंत्रण में हो गई तो आपातकाल उन्होंने समाप्त करने की घोषणा की। सारे लोग जो बंद थे उन्हें मीसा के कानून के अंतर्गत छोड़ा गया और सेंसरशिप हटाई गई और तुरंत चुनाव हुए। और चुनाव में इंदिरा गांधी को पराजय झेलनी पड़ी और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कांग्रेसी नेता मोरारजी देसाई के नेतृत्व में उनके प्रधानमंत्री काल में बनी। तो आपातकाल जो था वो घोषित आपातकाल था। हम कल अघोषित आपातकाल में, घोषित आपातकाल और अघोषित आपातकाल में क्या फ़र्क है, आज का वीडियो शायद लंबा हो रहा है, तो कल हम इसमें अघोषित आपातकाल के बारे में बताएंगे कि घोषित आपातकाल और अघोषित आपातकाल के अंतर को आप जानें। और बार बार ये कई बार पिछले सालों में कहा जा रहा है कि ये अघोषित आपातकाल जैसी स्थितियां हैं। तो घोषित आपातकाल में तो जो कुछ हुआ था सब घोषित रूप में हुआ था, सदन भी चल रहे थे, ये भी चल रहे थे। और जब सेना और पुलिस को विद्रोह के लिए उकसाया गया था तो इसका प्रावधान संविधान के अंदर था कि ऐसी परिस्थितियों में आपातकाल लगाया जा सकता है। और ये आपातकाल 1962 के चीन युद्ध के समय भी लगा था, 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भी लगा था। और यदि कभी ऐसी विषम परिस्थितियां आई हैं तो कुछ समय के लिए आपातकाल लगते रहे हैं, लेकिन ये आपातकाल बाह्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगे गए थे। पहली बार आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो स्थितियां 1975 में निर्मित हुई थी वो आपातकाल लगने का कारण बनी। यहाँ ये बात स्पष्ट और कर दें कि चूंकि उसी दिन सेंसरशिप लागू हो गई थी, तो सेंसरशिप लागू हो जाने के बाद ये सारे कारणों का कहीं छपे नहीं और आपातकाल क्यों लगाई गई इसका खुलासा सरकार ने कभी किया नहीं। और जब चुनाव हारी और केंद्र में दूसरी सरकार बन गई तो इसके बाद कांग्रेस ने भी कभी आपातकाल को लेकर ऐसा कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया कि लोगों को ये समझ आए। ये कांग्रेस की ड्यूटी थी कि यदि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये आपातकाल लगा था और इंदिरा गांधी जब 1980 में पुनः सत्ता में आई थी तो उन्हें आपातकाल के कारणों को भी आम जनता के लिए बताना चाहिए था कि ये इन कारणों से हमने लगाया था और ये इसके खराब और इसके अच्छे परिणाम थे। इसकी जानकारी कभी भारत की जनता को नहीं दी गई, जिसके कारण आज भी आपातकाल का हुआ या आपातकाल को गड़े मुर्दे की तरह जब सुविधा होती है कांग्रेस के खिलाफ इसको आगे ले आया जाता है। और कांग्रेस को भी शायद ये नहीं मालूम है, क्योंकि कांग्रेस के वो नेता अब नहीं रहे जिन्होंने आपातकाल के बारे में जाना था, समझा था, देखा था। और आपातकाल के समय जो 1971 के बाद, मतलब सबसे बड़ी बात थी कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से वो युद्ध को लड़ा था, अमेरिका के चैलेंज को स्वीकार किया था, रूस के साथ सुरक्षा संधि की थी और जिस तरह से 1.5-2 साल के पीरियड में आंतरिक स्तर पर महंगाई, बेरोजगारी और इन सब चीज़ों पे काबू पाया था, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर की थी, ये
ना भूतो ना भविष्यति की तरह है कि आपातकाल में हर आदमी पूरी तरह से नियंत्रित था, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे आम जनता हो। सब आपातकाल के दौरान इस बात से उस समय भय था कि हम कुछ गड़बड़ करेंगे तो हमें मीसा में जेल के अंदर जाना पड़ सकता है। इसको लेकर एकाएक सब लोग नियंत्रित हो गए थे और सारी स्थितियाँ 1.5 साल 2 साल के अंदर बहुत अच्छी नियंत्रित हुई। और मुझे कहने में ये संकोच नहीं है, क्योंकि मैंने उस समय भी देखा हुआ है कि हरित क्रांति में जो आत्मनिर्भरता आई 1980 में, तो इसकी शुरुआत ही 1975 से शुरू हुई। और उसके बाद योजना आयोग ने जो हरित क्रांति के लिए काम किया और उसके जो बेहतर परिणाम आए, तो 5 साल के अंदर ही भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना। और इसमें भी इमरजेंसी सबसे बड़ी देन है, जिसने कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाया, सारे लोगों को काम में लगाया और सब लोग एक दिशा में अच्छी तरह से सोचने लगे थे। नमस्कार, कल हम आपसे फिर अघोषित आपातकाल को लेकर मिलेंगे। अघोषित आपातकाल पर कल चर्चा होगी।